बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह का ज़िक्र किया करो और कलमा भी पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मैं उस आदमी की भी शफ़ाअत करूँगा जिसने एक मरतबा भी कलमा पढ़ा होगा। इसलिए अपना वक्त ज़ाया ना किया करो। दफ्तर जाते हुए, आते हुए, मुलाज़मत पे जाते हुए, आते हुए, वज़ू हो या न हो, हमें कलमा पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हम भी मुस्तहिक़ बन जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी चलते फिरते कलमा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। टीपू सुल्तान पुल पर कातिल डंपर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। डंपर ड्राइवर फरार, लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल अस्पताल कराची में सूरत हाल इंतहाई खराब, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में MRI मशीन्स खराब, मरीजों को ट्रॉमा सेंटर जाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर बल्दिया ने पर्ची सिस्टम का खात्मा करके फ्यूल कार्ड मुतारिफ करा दिया। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। भिंडी 240, टमाटर 120, आलू और प्याज 50 रुपए फ़ी किलो। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। डिस्कस करेंगे सुबह सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। टीपू सुल्तान पुल पर कातिल डंपर की जो टक्कर हुई एक बाइक से, और जिसके नतीजे में जो मोटरसाइकिल सवार नौजवान है वो मौके पर ही दम तोड़ गया। कहा जा रहा है कि हादसे के फ़ौरी बाद जो डंपर का ड्राइवर था वो मौके से फ़रार हो गया और जो लाश है वो जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे टीपू सुल्तान रोड पर जो सुबह सुबह एक बहुत ही दिल खराश वाक़या पेश आया। एक डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो मौके पर ही जा बहक हो गया और हादसे के फ़ौरी बाद जो डंपर का ड्राइवर था वो मौके से फ़रार हो गया। आजकल हम देखते हैं कि कराची की सड़कों पर तेज़ रफ्तार बसें और डंपर्स मौत के सौदागर बन गए हैं। रवा बरस की अगर बात कर लें तो सिर्फ 2 माह में 151 शहरियों की जानें ट्रैफिक हादसात की नज़र हो गई हैं। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सऊद मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सऊद, बताइएगा सुबह सुबह ये टीपू सुल्तान पुल पर जो हादसा पेश आया है, किस तरह ये हादसा हुआ, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ये टीपू सुल्तान सड़क है जो बलोच कॉलोनी जाने वाली रास्ता, उस पर ये हादसा पेश आया है जब एक डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला। वहीं मौजूद मुस्तैन शहरियों ने जो है डंपर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की और बलोच पुल की शुरू में ही उसको पकड़ लिया और उसको तशव्वुश करने लगे तो उसने अपनी जान बचा के भाग गया। इसमें जो डंपर था वो रिवर्स में वापस आया और पुल की एक साइड बाउंड्री वॉल से टकरा के उलट गया, जिससे न सिर्फ पुल को नुकसान पहुंचा, उसके अंदर छोटे जो पत्थर थे वो भी सारे बाहर आ गए और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई। एक ट्रैक अब बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक पुलिस की मशीनरी में से थोड़ा सा डंपर को साइड करके
खोला है। ट्रैफिक पुलिस के सामने कहना है कि जो इलाका पुलिस है वो तो ड्राइवर की तलाश कर रही है, जबकि लाश को रेस्क्यू की मदद से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जी। है और अब कोशिश ये की जा रही है कि मशीनरी की मदद से किसी तरह डंपर को उठाया जाए। तो ये बताइए, ये हादसा की वजह क्या बनी? ये डंपर वापस क्यों आया? क्या ब्रेक फेल हो गया था? क्या वजह क्या बनी थी? देखिए, हादसा डंपर उलटने से पहले तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया था, जहां डंपर ड्राइवर ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचला था। उसके बाद जब ये फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो मुश्तैल शहरियों ने उसको पकड़ा और वहां से ये डंपर छोड़कर फरार हुआ। तो डंपर स्टार्ट था और पुल पर चढ़ाई पर मौजूद था, तो वो वापस खुद रिवर्स आने लगा और दीवार से टकरा के उलट गया। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सऊद बिन मुर्तज़ा हमें अपडेट कर रहे थे। ये कोई आज पहला हादसा नहीं है। कराची की सड़कों पर आए दिन हम इस तरह के हादसात देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बड़े ही अफसोस के साथ कि एक मोटरसाइकिल सवार जो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकला होगा, कि कौन उसके पीछे सोगवार होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आज़ाद नूरियो साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज़ाद साहब, सुबह सुबह हमने देखा कि एक वाक़या पेश आया जो बलोच से टीपू सुल्तान रोड पर जो पुल आता है, वहाँ पर एक डंपर की टक्कर से एक नौजवान की जो है वो हलाकत हो गई है और वो मौके से फ़रार हो गया। यूजुअली हम यही देखते हैं कि बस का ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, एक्सीडेंट करके फिर वो मौके से फ़रार हो जाते हैं। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या या इसको हादसा कहा जा सकता है। हमारे साथी रिपोर्टर ने बताया, सऊद बिन मुर्तज़ा ने, कि इस तरह हादसा पेश हुआ जिसकी वजह से इस शख्स की जान चली गई। लेकिन बात यह है कि सिंध हुकूमत या शहरी हुकूमत की जानब से बड़ी जो गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी आयद कर रखी है कि बड़ी शाहराएँ हैं या बड़ी जो शहर की सड़कें हैं वहाँ पर गाड़ियाँ रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चल सकती है। उसके बाद इन पर पाबंदी आयद है। लेकिन इस पाबंदी के बावजूद ये गाड़ी जो डंपर जो सड़क पर कैसे आ गया, इतनी बड़ी शाहरा पर कैसे आ गया, इतनी बड़ी पुल पर कैसे आ गया, किस तरह हादसा हुआ। लेकिन हमारे जो इदारे हैं, इनके जो कार्रवाई करने वाले ट्रैफिक पुलिस है या दीगर जो इदारे हैं, उनकी जानब से इस तरह की जो फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानब से, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। जो इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, इसकी हम मजम्मत तो कर सकते हैं, इसके खिलाफ आर्जी तौर पर तो कार्रवाई हो सकती है। कल वो लाइसेंस दिखाएगा, मुझसे मुजरमाना गलती होगी, उसको माफ़ी मिल सकती है, उसकी जमानत हो सकती है। लेकिन जिस शख्स की जान गई है उसका कसूर क्या था? कसूर उनका है जो इदारे हमारे हैं, इन पर अमल दरामद क्यों नहीं करा। जब बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी आयद है, बड़ी शाहरों पर जो चलने के हवाले से, तो ये इतनी बड़ा डंपर इतनी बड़ी शाहरा पर, इतनी बड़ी पुल पर कैसे आ गया? जब उन पर जब बात करें, रूटीन पॉलिसी बनी हुई है कि भाई ये गाड़ियां जो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चल सकती हैं। उस दौरान दिन में आम जो मुसाफिर गाड़ियां या कारें, टैक्सी वगैरह चल सकती है, लेकिन बड़ी गाड़ियों पर पाबंदी आ जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो हुकूमत फैसले करती है, बिल्कुल आपने आज़ाद साहब सही कहा, ट्रैफिक रूल्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी पाबंदी करवाने के लिए ना हमारे पास लोग हैं और ना जो इसको फॉलो करते हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं करते। और आपने जैसे कहा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रॉलर्स हैं या ऑयल टैंकर्स हैं, इनको रात में इजाज़त है कि ये रात में जाएं जब ट्रैफिक की जो रवानी है वो कम होती है। लेकिन सुबह सुबह एक डंपर का पुल पर आना, फिर इस तरह से ये हादसा रोनुमा होना, और 2 माह के दौरान अगर बात करें तो 151 शहरियों की जानें जो है वो ट्रैफिक हादसात की नज़र हो गई। बिल्कुल हमारी रियासती गफलत है, हमारे इदारों की गफलत है, हमारी हुकूमत की गफलत है। ये हादसा पेश आए, इस वक्त तक सिंध हुकूमत की जानब से या मुतल्लिक़ इदारों की जानब से जो हमारे जो मुकामी वहाँ पर जो इंतजामिया थी, उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई है। किसी जो है ज़िम्मेदार अफसर का अभी तक मौक़िफ़ नहीं आ चुका है। एक शख्स की जान चलेगी, उसकी मैयत हो चुकी है, वो उसकी मैयत जो है उसके लवाकिन घर में जो है मातम बरपा है। लेकिन हमारे जो इंतजामिया है, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं, उनकी जानब से इस वक्त तक इसका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो ये हमारी रियासती गफलत है इदारों की, जो हमारे जो इदारे बने हमारे तोहफ़े फराहम करने के लिए, हमारे मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए, सूबे का निज़ाम चलाने के लिए, शहर का निज़ाम चलाने के लिए, वो इदारे इस वक्त क्यों खामोश हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, हुकूमतें तो बिल्कुल सही है बात कह रहे हैं कि खामोश हैं, और जो ट्रैफिक हुकाम है उनकी कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। प्लस जो अवाम है, जो शहरी हैं, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अभी तक का हम डेटा देखें तो उसमें ज़्यादातर जो हादसात में जो हैं वो लोग हैं ट्रैफिक में जिनकी हादसात हुई हैं, वो बाइक वाले हैं जिन जो हेलमेट नहीं पहनते, और ज़रा सी भी एक टक्कर से जो डंपर है या गाड़ी है उसका कुछ नहीं जाता,
जो मोटरसाइकिल पर सवार होता है उसकी जान चली जाती है। तो आप लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो वो जो हेलमेट है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताएंगे जानवरों में फैलने वाली बीमारी लंपी के बारे में बात करेंगे, जिससे लोगों में आजकल काफ़ी डर और खौफ पैदा हो रहा है कि ये बीमारी क्या है, क्या ये वबा की शक्ल अख्तियार कर रही है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि ये वायरस ऐसा वायरस है जो कि मुतासरा मवेशियों के जिस्म पर दाने की सूरत में निकलता है और गोश्त के अंदर तक मौजूद होता है, जबकि बीमार जानवर का जो दूध है वो भी इंतहाई मुज़र सेहत है और जानवर के मरने के 10 मिनट बाद ही इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। इस हवाले से कल हमने बात की जो डीजी हैं लाइव स्टॉक नज़ीर हुसैन साहब से, उनसे हमने पूछा कि क्या ये बीमारी जो है वो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन उनका ये कहना था कि ये बीमारी पाकिस्तान में चूँकि पहली बार आई है और इसीलिए हमारे पास इस वबा से बचने के लिए कोई वैक्सीन या कोई जो दवा है वो मौजूद नहीं है, इंपोर्ट करनी थी, अब वो कब करेंगे। जी आज़ाद साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, मेरा गुजर सफ़र जो है मवेशियों पर है। मैं मवेशी पालता हूँ अपने गाँव में जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ। लेकिन जब मैं सुबह अपनी फील्ड में निकलता हूँ तो सबसे पहले मेरी जो चॉइस होती है या मैं जहाँ मेरी एंट्री होती है वो महकमा मवेशी और माहीगिरी, जिसको इंग्लिश में लाइव स्टॉक फिशरीज कहा जाता है, इस महकमे में मैं अच्छी महारत रखता हूँ। तो मामला ये है, कल से जैसे वबा ये वबा कल का मामला नहीं, एक हफ्ते से मामला चल रहा है। इस वबा के हवाले से महकमा मवेशी और माहीगिर की जानब से बड़े कोई इक़दाम उठाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला ये है कि वबा पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े आलमी शहर जो है कराची में पहली बार जो है नमूदार हुई है। इस वबा से निपटने के लिए महकमा जो हमारा मवेशी माहीगिरी है, इसके पास किसी किस्म के इक़दाम उठाने के हवाले से किसी किस्म की कोई वैक्सीन या जो इनका इलाज है कोई नहीं है। इस हवाले से महकमा लाइव स्टॉक की जानब से वफाकी हुकूमत से अप्रोच की गई है। वफाकी हुकूमत को ख़त भी अरसाल किया गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानब से किसी किस्म का कोई ताहाल जवाब नहीं मिला है, क्योंकि ये वबा बकुल महकमा मवेशी के अफसरान के कि वबा पाकिस्तान में पहली बार है या दुनिया के दीगर ममालिक में, अफ्रीका या कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 2012 में कह रहे थे अफ्रीका में आई थी और काफ़ी लाखों जानवर जो हैं वो इससे मुतासर हुए थे और उनकी अमवात हो गई थी। अच्छा, अभी अगर पाकिस्तान की बात करें, हैदराबाद में ये पहले आई, फिर सिंध के एरियाज़, अब कराची में भी ये वबा फैल रही है और अभी तक कहा जा रहा है कि 200 के करीब जानवर जो हैं इस वबा से हलाक हो चुके हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है? क्या ऐसे जानवर जिनमें ये बीमारी पाई जा रही है उनको अलग किया है या कोई दवा उनके लिए मंगवाई गई है फौरी तौर पर सिंध जो सेहत महकमा सेहत है लाइव स्टॉक की जानिब से? जी बिल्कुल, महकमा लाइव स्टॉक की जानब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ये काम जो है शहरी हुकूमत का है। शहरी हुकूमत के पास ये इदारा मौजूद है, लेकिन उनके पास इस किस्म के कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, जो वेटरनरी जिसको डॉक्टर कहा जाता है वो मौजूद नहीं है। इसके हवाले से जो महकमा लाइव स्टॉक है इनकी जानब से जो भैंस कॉलोनी, इस वक्त भैंस कॉलोनी का जो है वहाँ तयन किया गया कि यहाँ पर ये बीमारी है, लेकिन ये इस तरह की मवेशी मंडियाँ कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जिसमें मलिर का इलाका है या दीगर इलाके, वहाँ पर मवेशी मंडियाँ हैं। इसके अलावा भैंसों के और गाय के मुख्तलिफ इलाकों में बाड़े हैं जहाँ से हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं या उनसे डेयरी फार्म वाले जो है काम करते हैं। लेकिन इस हवाले से महकमा लाइव स्टॉक से मेरी तफसीली तौर पर कल भी बात हुई थी। अब जो कुछ देर कबल डीजी नदीर हुसैन कलोड़ो साहब हैं, उनसे रब्ता हुआ, उनका ये कहना है कि वो हाथ उठा चुके हैं, इस वबा का इनके पास कोई इलाज नहीं है। ये वबा इस तरह फैल चुकी है कि जिस तरह हमारे पास कोरोना जो मर्ज़ है वो मेहमान बनकर यहाँ आया था, मेज़बान बन गया, इस तरह ये वबा बाहर से आई है। किस किस्म की कोई जो है कई लोग जो है बाहर से मवेशी मंगवाते हैं, ममालिक के यहाँ पर शौकिया तौर पर घरों में रखते हैं या फार्म हाउस में रखते हैं, उनसे ये वबा फैली है। ये वबा जिसकी वजह से जो है इस वक्त हम अच्छा, ये बताइए आज़ाद साहब के कहा जा रहा है कि ये जो बीमार जानवर है उसका गोश्त भी फ़रोख्त हो रहा है, जो लालची कसाब हैं वो सस्ते दामों जो है वो उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक, क्योंकि इंसानों में अगर ये मुंतकिल हो गई, अभी नहीं पता हमें क्या इसके असरात इंसानों में लग रहे हैं, क्या उसको छूने से लग जाएगी, इतनी डिटेल्स नहीं है हमारे पास। जो कल हम डीजी लाइव स्टॉक से बात कर रहे थे वो कह रहे थे कंटेजियस नहीं है, लेकिन जो माहिरीन का कहना है वो कह रहे हैं कि गोश्त में इसकी ये बीमारी पाई जाती है और जो जानवर मुतासरा जानवर है उसके लुआब में भी ये वायरस पाया जाता है।
बिल्कुल, अगर बीमार चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे उससे बीमारी या वबा फैलेगी, लेकिन इस वाले से महकमा सेहत और महकमा मवेशी माहीगिरी दो अलग महकमे हैं, इनकी जानब से इस पर काम करना होगा। इनकी जिम्मेदारी बनती है इस वबा से कितने नुकसान होते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं, कितने जो हमारे शहरी इनसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो शहर कराची, इसमें बड़े मवेशी जिसमें गाय और भैंस का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ कराची में होता है। लेकिन कराची में इस वबा से निपटने के हवाले से जो हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारे पास लेबार्ट्रीज़ हैं, महकमा लाइफ स्टॉक के पास सकरंड में, अब टंडो जाम में, उन लेबार्ट्रीज़ में तहकीक करने के हवाले से भी उनके पास जो आलात मौजूद हैं। लेकिन जैसे वबा फैली है, इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की जानब से वहाँ पर पहुँचे, वहाँ उन्होंने जो है इस हवाले से जो भैंस कॉलोनी, वहाँ पर उनसे जो मवेशी पालने वाले फ़रोख्त करने वाले कारोबारी लोग हैं उनसे मुलाकातें की। लेकिन इस वबा से निपटने के हवाले से अभी तक कोई किसी किस्म की तहकीक करने या इस वबा से निपटने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। इस हवाले से कल एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी अब देखेगी, कमेटी पर कमेटी तो बनती है, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती ये हमारे सूबे में या हमारे शहर में उस पर अमल दरामद नहीं होता है। अमल दरामद जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और फौरी तौर पर आज़ाद साहब, इस पे अमल दरामद होने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 माह तो हो गए हैं। हैदराबाद में 3 माह पहले ये बीमारी जानवर में डायग्नोस, अब कराची में भी फैलती जा रही है और वबा की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। आगे रमज़ान मुबारक है, फिर बकरा ईद है, तो उससे पहले इस वबा पे कंट्रोल करने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। जो महकमा लाइफ स्टॉक है या महकमा सेहत सिंध, उसको देखने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे इसके बाद, बात करेंगे एक और अहम टॉपिक के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और बात करेंगे अब सिविल हॉस्पिटल कराची की, जहाँ पर जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अद्वियात की बात करें तो अद्वियात का शदीद बहरान है। इनफैक्ट जो एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एमरजेंसी में सिरिंजेस ख़त्म हो चुकी हैं और ड्रिप्स भी बाहर से मंगवाई जा रही हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में MRI मशीन्स भी ख़राब हो गई हैं, एक्सरे फिल्म्स भी गायब हैं और कराची सिविल अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली की हद हो गई है। एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों को कहा जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर वो चले जाएं, क्योंकि उनके पास ना तो कोई आलात हैं, ना कोई अद्वियात हैं, ना सिरिंजेस हैं, ना ड्रिप्स हैं। बड़ी अजीब बात है, एक बीमार शख्स और ख़ास तौर पे जब इमरजेंसी में लाता है तो सूरत हाल जो होती है इस वक्त तशवीशनाक होती है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा सेहत सिंध पर और जो इंतज़ामिया है हॉस्पिटल की, उस हवाले से भी। जी क्या कहेंगे आज़ाद साहब, ये तो मरीज़ों की जान से खेलने वाली बात नहीं हो गई? आपको याद होगा कि 18 अक्टूबर 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी ख़त्म करके वह पाकिस्तान पहुंची थी, हाँ। तो कराची कारसाज के मुकाम पर बम धमाका हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान शहीद हुए थे और ज़ख्मी हुए थे। तो ज़ख्मी कारकुनान को देखने के लिए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल पहुंची तो उन्होंने देखा हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। उसने सिस्टम बनाने के लिए ट्रामा सेंटर, एक बड़ा इदारा बिल्कुल इमरजेंसी के लिए कायम किया था। वो ट्रामा सेंटर हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा सिविल अस्पताल को बिल्कुल डेवलप करके उसमें जदीद आलात जो है नस्ब करने का फैसला किया था, उस पर अमल दरामद हुआ। सिविल अस्पताल सूबे की या पूरे पाकिस्तान की वाहिद अस्पताल थी जहाँ पर तमाम तर जो है मशीनें यहाँ पर पूरी दुनिया से मंगवा कर यहाँ पर नस्ब की गई, पूरा स्टाफ लगाया गया और अस्पताल की तारीफ होने लगी। जब ट्रामा सेंटर का कायम शाह ने इफ्तिताह किया तो उस वक्त प्रोटोकॉल की वजह से एक बच्चे की जो मरीज़ था उसको लेकर अपना वाल चल रहा था गोद में अस्पताल, तो उसकी फौतगी हो गई। तो मीडिया में बड़ा एक हाइप पैदा हुआ कि भाई कायम शाह के प्रोटोकॉल के दौरान बच्चे की अमवात हुई, बड़ी मीडिया ने हाइप किया। लेकिन उसके बाद में इस अस्पताल को डेवलप करने के लिए सिंध हुकूमत ने बड़े इकदाम किए, बड़े अच्छे इकदाम किए। लेकिन अभी बड़ी बदकिस्मती ये इस वक्त हमारा महकमा सेहत जो है, एक साबिक सेक्रेटरी जो है सेहत भी रहे हैं, एजुकेशन रहे हैं, खजाना रहे हैं, उनके रहम करम पर है वो घर से बैठकर 2 महकमे चला रहे हैं। महकमा पॉपुलेशन जिसमें जो है बलोच साहब हैं, उनके सरबराह वो चला रहे हैं।
मिनिस्टर कोई अमल दखल नहीं है, कोई चलती नहीं है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी कोई नहीं चलती है। महकमा सेहत जो है वो इस वक्त एक असिस्टेंट कमिश्नर जो फ़हीम चटर्ड साहब हैं उनके रहम करम पर है, वो चला रहा है। महकमा सेहत में अब मुकम्मल तौर पर अंधेर नगरी चौपट राज है। मिनिस्टर साहब बिल्कुल इंतहाई जो है ज़हीन, मेहनती, जफाकश हैं, वो फैसले करती हैं लेकिन उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे पास हुकूमत या हुकूमती वजीर फैसले करते हैं लेकिन उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। इस वक्त महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर आप लीज पर जो दिया हुआ है। वजीर सेहत अजरा की बात कर रहे हैं जो हैं वो फैसले सही करती हैं लेकिन उस पर अमल दबाया था, क्योंकि तो वजह क्या है? कमिश्नर जो जिसका काम महकमा रेवेन्यू चलाना होता है वो महकमा सेहत चला रहा है, करता धरता वही है। पार्लियामेंट सेक्रेटरी कासिम सराज सुमरू इंजीनियर है, उनका काम है इंजीनियर काम करना, बिल्डिंग्स बनाना या दीगर काम करना, लेकिन वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, वो महकमे पर विराजमान किया गया है, महकमे में बेहतरी लानी है, सब कुछ करना। लेकिन इन दोनों की इस महकमे में चलती नहीं है, चलती उनकी है जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो महकमा रेवेन्यू चलाना उसका काम है, उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री उसमें ली हुई है, लेकिन वो महकमा सेहत पर राज करता है। लेकिन इस वक्त महकमा सेहत हमारा कराची से लेकर पूरे सिंध की अस्पतालें लीज पर दी हुई है, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होती है, कोई खरीदारी नहीं होती है, कोई अधिग्रहण नहीं की जाती है। ये सिविल अस्पताल कराची है जिसमें तमाम तरह जदीद मशीनरी होने के बावजूद ये खराब है। क्यों खराब है, इनके जिम्मेदार कौन है? इस अस्पताल को सईद कुरैशी साहब जो साबिक मशीन्स लगा दी गई, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं उन्होंने अगर बाहर की मशीन्स आपने बताई कि बहुत अच्छा डेवलप कर दिया, लेकिन उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से आज MRI मशीन्स ख़राब हैं, एक्सरे फिल्म्स वहाँ पर है नहीं, एमरजेंसी में आने वालों के लिए सिरिंजेस तक नहीं है, ड्रिप्स बाहर से मंगवाई जा रही हैं, अद्वियात नहीं है। तो जो शहरी वहाँ पर आ रहे हैं, जो गरीब आवाम वहाँ पर आ रही है, बीमार है, मरीज़ को लेकर आ रहे हैं, तो उनको तो सख्त मुश्किलात का सामना है। अभी क्या सूरत हाल हो सकती है, क्या आप समझते हैं? तो आपने रीज़न बताया कि जो वज़ीर है वो कोई और है, चलती किसी और की है, लेकिन आम आदमी को तो ये नहीं पता ना, उसको तो अद्वियात चाहिए, उसको तो सेहत चाहिए, वो तो इलाज के लिए जाएगा। तो अभी कोई या सिविल हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है उसकी कोई बातचीत हो रही है हुकूमत के किसी वज़ीर से, वज़ीर सेहत सिंध से? ये मामला इंतज़ामी नहीं है, मामला जो है सरकार के फैसले हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। यहाँ पर तीसरी कुव्वत बीच में आती है, मामला को बिगाड़ती है। जब आप अस्पताल का बड़ी बात ये अस्पताल को दर्जा दिया गया रुतफ़ाओ सिविल अस्पताल कराची, रुतफ़ाओ वो खातून थी जिस खातून ने बसिया बनकर यहाँ कराची के शहरों की खिदमत की, बैरून मुल्क की खातून थी, यहाँ कर आबाद हो चुकी थी, उन्हें पूरी ज़िंदगी गुजार दी जो है आम शहरियों की खिदमत करने, उनको बचाने, उनका इलाज करने के लिए। लेकिन जब से इस अस्पताल का नाम रुतफ़ा से मंसूब किया गया, लेकिन उस रुतफ़ा की जो खिदमत थी इलाज के लिए, शहरियों के लिए, उनको जो है ख़त्म कर दिया गया और जो है अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस वक्त जो सिविल अस्पताल है सूबे भर का नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग भी आते हैं, पंजाब से लोग भी आते हैं, रहीमी यार खान मुल्तान वहाँ से भी आते हैं, KP से लोग यहाँ आते हैं और CR में पूरी दुनिया के लोग बसते हैं, वो जाते हैं सिविल अस्पताल। लेकिन हमारे सूबे की सबसे बड़ी अस्पताल सिविल अस्पताल है, रुतफ़ा सिविल अस्पताल है। इस अस्पताल का ये हाल है, वहाँ पर कोई जो है सिस्टम नहीं है, इंतज़ामी लापरवाही अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि ऊपर से मुदाखलत है, मुदाखलत की वजह से इदारा हमारा तबाह हुआ, बर्बाद होता हुआ जा रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत के बड़े दावा हैं कि वो सेहत के शोबे में बड़ी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है महकमा सेहत पहले नंबर पर है, लेकिन महकमा सेहत इस वक्त एक असिस्टेंट कमिश्नर के रहम करम पर है। महकमा सेहत का ये हालत है कि सिविल अस्पताल कराची हमारी पूरे मुल्क की सबसे बड़ी अस्पताल है, यहाँ पर इलाज ना होना, मशीनें ख़राब होना, ये हमारी रियासती जिम्मेदारी है। रियासत इस पर काम करे। इंतज़ामिया जो है हॉस्पिटल की, उसकी तो बहुत बड़ी नाअहली है, लेकिन उससे बड़ी नाअहली जो है वो सिंध हुकूमत की है, हमारी सेहत सिंध है उसकी है। लॉन्ग मार्च के लिए तो निकले हुए हैं, लेकिन उनके अपने हॉस्पिटल्स में ना तो एमरजेंसी में सिरिंजेस मौजूद हैं, ना अद्वियात मौजूद हैं। और बहुत सारी आज़ाद साहब मीम्स भी इस हवाले से बन रही हैं कि जब वो पंजाब से गुजरें तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर उनकी जो आवाम है वो ज़रूर पूछे उनसे कि 15 सालों में उन्होंने हमारे लिए क्या बनाया है। सच बात बताऊँ, मैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी गहराई तक। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त मार्च करने निकली है, 2020 और 21 का सालाना बजट तरक्याती बजट था, उन्होंने मुख्तस किया था, खरबों में था। लेकिन ये तब मार्च करने निकले हैं, इस वक्त मार्च का महीना है, मार्च के बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई है, मई के बाद जून है। लेकिन जो सालाना बजट था खरबों रुपए का, वो कहाँ गया, कहाँ चला गया? नया बजट ये पेश करने जा रहे हैं। इस हवाले से जो इस वक्त इस अस्पताल का हाल ये बुरा है, ये अस्पताल नहीं है, हमारे सूबे का पूरा निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर मफलूज बुरी हालत में है। कोई
खर्च नहीं हो रही है, कागजी कार्रवाई जो है मुकम्मल तौर पर हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है अंधेर नगरी चौपट राज ये मुकम्मल कर रही है। मैं सेक्रेटरी बीट करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, तो सिंध सेक्रेटरी में आम जो साहिल हैं उन्होंने आना ही छोड़ दिया है। सिंध सेक्रेटरी में बगैर एक छोटा सा पेपर है, फोती कोटा हो या कुछ पैसों के काम नहीं होता है। अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई बार जो है इस मामले में वज़रा से निशानदेही की, मैंने सीएम साहब से निशानदेही की, लेकिन वो कहते हैं बस हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें फैसला आवाम करेगी 2023 में। आवाम तो करेगी, लेकिन इस पार्ट पर क्या है? या हम गंदा पानी पी रहे हैं, गटरों का पानी पी रहे हैं, या अस्पताल में अद्वियात नहीं मिलती है, सिरंज नहीं मिलती है, घर से कचरा नहीं उठता है। कई ऐसे मसले हैं जो बुनियादी मसले हैं। चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कोई भी कराची वालों के लिए काम नहीं कर रहा। ना यहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे मौजूद हैं, अगर हैं तो वहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं है। स्कूल्स का निज़ाम भी यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सबको ही पता है कराची का। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब, बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती ताहा सलीम की, जिनका कहना है कि आवाम को बल्दियाती खदमात की फराहमी के सिलसिले को बढ़ाने के लिए हर हद तक जाएंगे। और फ्यूल कार्ड उन्होंने मुतारिफ कराया है, पर्ची सिस्टम को ख़त्म करके फ्यूल कार्ड मुतारिफ कराया है। इसके क्या फ़वाइद होंगे, इस हवाले से बात करते हैं। जी, पर्ची सिस्टम ख़त्म करके अब फ्यूल कार्ड मुतारिफ कराया जा रहा है, अच्छा इकदाम है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, ताहा सलीम साहब का ये फ़ैसला तो इंतहाई अच्छा है, क्योंकि जो एक बंदा जो घर चलाता है उसके लिए सिस्टम होता है। इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम था बना हुआ था, उस पर अमल दरामद किया है। ये पर्ची सिस्टम इस तरह है कि पर्ची आप अकाउंटेंट से या उनके जो एसओ जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ज़िम्मेदार होते हैं उनकी जानब से पर्ची दी जाती है गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए। लेकिन ड्राइवर हजरात या जो अफसरान है वो क्या करते हैं, वो पर्ची या तो वहाँ पंप वाले के पास वहाँ जो है 20 लीटर पेट्रोल या 30 लीटर 40 लीटर पेट्रोल, उस पर पंप वाला जो है वो 10% कमीशन काट के बाकी जो पैसे पे करता है वो पैसे जो है उनकी जेब में जाते थे, जिसकी वजह से इस तरह का फैसला हुआ है। कार्ड सिस्टम हुकूमत का या वफाकी हुकूमत का तमाम इदारों का फैसला है, इस पर कार्ड सिस्टम में चलेगा। कार्ड के तहत ही फ्यूल का इस्तेमाल होगा और बकाया जो पैसे हैं वो कंपनी के अकाउंट जाएंगे तो महकमे को जो है रिफंड हो जाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हमारे तमाम तरह इदारों में आजकल जो पर्ची सिस्टम आम है, पर्ची सिस्टम की वजह से सिस्टम बिगड़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने ये फैसला किया। लेकिन अभी इससे ये होगा कि जो फ्यूल जितना इस्तेमाल करेगा जो PSO या कॉलटेक्स या किसी टोटल पंप या किसी और कंपनी के पंप से, तो जितना इस्तेमाल करेगा वो इस्तेमाल करेगा, बाकी जो है वो कंपनी के अकाउंट में जो है जो इदारे के अकाउंट चले जाएंगे। लेकिन आज़ाद साहब, ये जो पर्चेज सिस्टम था इसमें नुकसानात क्या थे, वो ज़रा बताइए। नुकसान तो कार्ड में भी है, नुकसान पर्ची में। अच्छा, कार्ड में भी है। हाँ, अगर आपके पास 100 लीटर का कार या पंप वाले के पास जाएं उसको इस्तेमाल करें, या पंप वाले से जो है 10% कटवा के बाकी पैसे अपने जेब में डाल दें, तो ये भी हो सकता है। पर्ची भी सिस्टम वही है, फायदा कोई भी नहीं होगा। पर्ची में था कि आपने इतना पेट्रोल डलवाया 10 लीटर और पर्ची में लिखवा दिया। नहीं, कार्ड में या पर्ची फर्क कोई नहीं है, लेकिन डीसी साहब ने फैसला किया है तो इनका अपना फैसला होगा। इंतजामी कार्ड सिस्टम तो हर इदारे में होता है, लेकिन इन्होंने जो पर्ची सिस्टम खत्म किया है और कार्ड सिस्टम मुतारफ करवाया है अपनी जगह पर, लेकिन ना फायदा कार्ड सिस्टम ही है ना पर्ची सिस्टम ही है। खांचा दोनों में है, खांचा दोनों में होगा। अच्छा, फायदा कोई नहीं होगा। वो जो खांचा करने वाले हैं ना वो कहीं पे भी कर लेते हैं, कहीं फिट हो जाता है। सही, तो वो सिस्टम करप्ट सिस्टम को आज का सिस्टम हमारा मशहूर है। सिस्टम जो है, सिस्टम का मतलब ही करप्शन है, चाहे सिस्टम निजाम हो या सिस्टम हो। आजकल सिस्टम हमारे पास कॉन्सेप्ट बन चुका, हर चीज किसी फर्द के जहन में आता है सिस्टम, तो समझ जाता है भाई इसमें रिश्वत है या पैसे है या खांचा है। तो हमारे पास करप्ट सिस्टम जो है ये लागू हो चुका है। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए भी हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। होती है करप्शन दुनिया के हर मुमालिक में होती है, डेवलप कंट्रीज में भी करप्शन क्या है, लेकिन जो लेवल यहाँ पर है करप्शन का ऊपर से नीचे तक वो नहीं होती। मेरे ख्याल है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, बात करेंगे शहर कायद के हवाले, जहाँ पर सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर जो है वो 120 रुपये किलो, भिंडी 240 और मटर 160 रुपये से 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। जबकि प्याज और आलू की बात करें तो वो 50 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुके हैं। और कहा जा रहा है, दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि सब्ज़ी की कीमतें जो हैं वो मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। ये क्यों हो रहा है? जी आज़ाद साहब, फ्यूल प्राइसेस हमने देखे कम हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है सब्जियों की कीमतें मज़ीद महंगी होंगी, इसकी क्या वजह है? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो इसका सब्जियों का जो कारोबार करते हैं, जिसको हम कहते हैं बाड़ी उगाना, वहाँ पर टमाटर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ उगाना, वहाँ पर अक्सर जो है वहाँ पर
जो है पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर जनरेटर पर जो है ट्यूबवेल मशीनें लगाई जाती हैं, ट्यूबवेल के ज़रिए ये बाड़ियाँ उगाते हैं और वहाँ पर इस तरह के सब्ज़ी और फल तैयार किए जाते हैं। लेकिन जो इस तरह महंगाई बढ़ी है उसके बाद में जो इस तरह की जो सब्जियां हैं या फल हैं उनके रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसमें हमारे पास बड़ी किस्मत ये है, बदकिस्मती ये है कि सब्जी मंडी से चीज़ें यहाँ पर शहर में पहुँचती है तो उसके बाद हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे कमिश्नर साहब हैं या हमारे महकमा कीमत वरस्त है, उनकी जानब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर इकदाम उठाएं तो मामला हल होगा, वरना बिल्कुल कुछ नहीं आपने हो सही सकता। कहा कि जो मसनूई महंगाई है इसको फौरी तौर पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो दुकानदार हैं, जो सब्ज़ी फरोश हैं या फल फरोश हैं, जो अपनी मनमानी कीमत पर चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से और आपकी हड्डियों की सेहत के हवाले से। आज बात करने वाले हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की, जिसको एज रिलेटेड आर्थराइटिस भी कहते हैं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उसकी जो बोन्स के अंदर जो लुब्रिकेंट है, फ्लूइड है, जिसको चिकनाहट कहते हैं, वो वक्त के साथ ख़त्म होती जाती है, जिससे जो जॉइंट्स होते हैं आपके वो रफ़ हो जाते हैं। रफ़ होने की वजह से उसमें फ्रैक्शन पैदा होती है और फ्रैक्शन की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा हो जाती है। और ज़्यादातर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो नी जॉइंट को अफेक्ट करता है और जब अफेक्ट कर जाता है तो चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एज रिलेटेड आर्थराइटिस तो हम इसको कहते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो 30 साल के उम्र के लोग हैं या उससे कम यानी यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स भी आई हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वकास अशरफ ने, जो कि पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकास। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज़हरा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास। बस मैं जानना चाहूँगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। कहा जाता था कि ये एज रिलेटेड है। एक वक्त था कि जो बूढ़े हैं या जो 50 साल के बाद हैं उनमें ये डायग्नोस होता था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो रही है। तो क्या वजूहात हैं इसकी? इसमें बहुत सारी चीजें तो आपने खैर माशाल्लाह खुद ही बता दी इसमें कि हड्डियों के जो सिरे हैं वो उसमें चिकनाई की कम होने की वजह से उसमें घिसना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले 40 साल की उम्र के बाद शुरू होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं अपने कॉमन प्रैक्टिस में कि 30 साल के बाद जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और वेट का ज़्यादा होना और आपकी प्रॉपरली आपने पहले अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएं तो आपको नज़र आता था कि आपके जो ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, वो भरे हुए हैं, उनमें खेलें जा रही हैं और सन एक्सपोजर अच्छा था। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और बहुत सारे जंक फूड की वजह से और आपकी जो इस किस्म के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसकी वजह से ये मर्ज जल्दी लाक होना शुरू हो गया है। सही। और अगर मैं विटामिन्स की बात करूं, जैसे आपने कहा कि पहले एक दौर था कि हम लोग एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते थे, बच्चे खेलों में रहते थे, लेकिन अब चूँकि बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया, तो कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, सन का एक्सपोजर ख़त्म होता जा रहा है। तो क्या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये हो सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपके जोड़ और पट्टे कमज़ोर होते हैं। और आमतौर पर ये समझा जाता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें देखना ये पड़ता है कि हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और सन की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें विटामिन डी के लिए वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके दरमियान में वो होती है, अदरवाइज वो ज़्यादा वो नहीं होती और फिर हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। और विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। बिल्कुल तो ये इसकी वजह से एक पूरा प्रोसेस जो चलता है जिसकी वजह से ये जल्दी आपके खराब होना शुरू हो जाता है।
सही। तो अगर कहते हैं कि सही वक्त पर इसकी डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि इन सिवियर केसेस तो नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है या स्टार्ट होना शुरू हुआ है तो क्या सिम्टम्स, क्या अलामात सामने आती हैं? देखिए, इसकी अलामात जो शुरू में सामने आती हैं बेसिकली ये वर्म या सोजिश की वजह से होता है। तो इसमें दुखन, अकड़ाव, सूजन, कमजोरी और घुटनों में से आवाजें आना। सबसे ज्यादा जो क्लिनिक में प्रेजेंट होते हैं उसमें बताते हैं कि उठने बैठने में दुश्वारी पेश आती है, नमाज पढ़ने या सीढ़ियाँ चढ़ने या पाँव के बल बैठने में मुश्किल पेश आ रही है, घुटनों में वजन नहीं सहारा जा रहा। ये मेन अलामत हैं जो इनिशियली सबसे पहले आती हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में इसको पकड़ा जाए तो इसका इलाज आराम से किया जा सकता है बगैर सर्जरी के, अदरवाइज लेटर ऑन स्टेज। अच्छा, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेजेस की अगर हम बात करें तो क्या स्टेजेस हैं, आप किस तरह उसको डिफाइन करेंगे? बेसिकली इसकी स्टेजेस के लिए हमें घुटनों का एक खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे करवाना पड़ता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसके दरमियान में जो मुर्खड़ी हड्डी है या जो कार्टिलेज है जिसको मेनिस्कस हम कहते हैं, उसकी कितनी घिसाई हो चुकी है और वो कितनी स्पेस कम हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको स्टेजिंग को लेबल करते हैं। अगर तो वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में है जिसमें अभी उसमें मेनिस्कस बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुई, तो उसको अभी नई के जरिए रीजनरेट दोबारा किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें डैमेज ज्यादा हो चुका है और वो आपकी स्टेजेस हाथ से निकल गई हैं तो फिर उसके लिए वक्ती तौर पे पेन मैनेजमेंट या लेटर ऑन स्टेजेस में नी रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन बचती है। सही। अच्छा, तो डॉक्टर वकास, अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें कि क्या एहतियाती तदाबीर हम ले सकते हैं जो इससे बच सकें, तो कैल्शियम या विटामिन डी और अदर सप्लीमेंट जैसे मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो लुब्रिकेंट, जो चिकनाहट ख़त्म होती रहती है एज के साथ, तो ऐसा कोई सप्लीमेंट है कि अगर उसको लेते रहें, अगर 25 या 30 क्रॉस कर लिया तो हम इससे बच सकते हैं? ऐसा कोई सप्लीमेंट आप रेकमेंड करेंगे? ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उन पे अभी तक रिसर्चेस जारी हैं। कुछ रिसर्चेस कहती हैं 50%, 60% रिसर्चेस कहती हैं कि आप हाइलुरोनिक एसिड कैप्सूल्स ले सकते हैं, MSM जिसमें हो, ग्लूकोसामिन या कोंड्राइटिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा। कुछ रिसर्चेस इनकी फेवर में है, कुछ रिसर्चेस इनकी फेवर में नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, सेडेंटरी नहीं, प्रॉपर्ली ले रहे हैं, सन एक्सपोजर आपका अच्छा है, आप इतने ज्यादा जंक नहीं ले रहे, तो आपके घुटने इतनी जल्दी खराब नहीं होते। और उसमें भी अगर आप मजीद एहतियात कर रहे हैं, वजन नहीं बढ़ने दे रहे और आप अपने पट्टों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज या वर्जिश कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी ये खराबी पैदा नहीं होती। सही, सही। अच्छा डॉक्टर वकास, मॉडर्न अगर टेक्निक की बात करें तो आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं। नी रिप्लेसमेंट तो आखिरी हद है कि जब आपका जॉइंट पूरा या कार्टिलेज आपकी पूरी डैमेज हो जाती है तब आप इस तरफ जाते हैं। अभी इनिशियल स्टेजेस में आपके पास क्या प्रोसीजर हैं? क्या आप, अगर कोई आता है पेशेंट, तो क्या आप उसको सजेस्ट करते हैं? देखिए, हम जितने इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन है बेसिकली हम फॉलो करते हैं FDA के मुताबिक। इनिशियली जब भी कोई दर्द की बीमारी शुरू होती है तो हम उसमें मेडिसिन और सप्लीमेंट्स और फिजियोथेरेपी के जरिए ही उसका इलाज करते हैं। अगर उससे वो कवर अप नहीं हो पाता तो सेकंड स्टेज में उसमें घुटनों में लगने वाले इंजेक्शन, जिसमें चिकनाई या रतूबत बनाने वाले इंजेक्शन है, फिर उसमें PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन है जो रीजनरेट करते हैं। ऑटोलोगस आप स्टेम सेल्स जो आपकी अपनी बॉडी के खुलिए जो शिकस्त और रेख के अमल को कम करते हैं, ना सिर्फ बल्कि उनको रीजनरेट भी करवाते हैं। ये 3 इंजेक्शंस प्रॉपर्ली है और जिनके स्टेज 1 और स्टेज 2 में रिकवरी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर स्टेज 3 में आ जाए तो स्टेज 3 में या 4 में फिर हमें उसकी मैनेजमेंट सिर्फ प्रॉपर्ली या तो उसके चिकनाई वाले इंजेक्शंस लगा के उसकी चिकनाई पूरी करने से की जा सकती है या वजन कम करने से, अदरवाइज फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पेश आती है। और अगर खुदा ना खास्ता टोटल नी रिप्लेसमेंट भी हो जाए और पट्टे कमजोर रहे और उसके बाद भी दर्द होती रहे, तो फिर हमें उनकी नर्व ब्लॉक, जिसको जेनिकुलर नर्व ब्लॉक या रेडियो फ्रिक्वेंसी नर्व ब्लॉक कहते हैं, वो करना पड़ता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको हम WHO जैसे एक लेडर के अकॉर्डिंगली चलते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली। क्योंकि ये बेसिकली ज्यादा लंबा अरसा चलता है तो इसमें हम इनिशियली मैनेज करते हैं ताकि हमें एक, हमारा इसमें 3 तरह के एम होते हैं। एक एम ये होता है कि हम सर्जरी से बचा सकें या सर्जरी को डिले कर सकें जिस हद तक हो सकता है। सेकेंडली ये होता है कि हम जॉइंट को प्रिजर्व कर सकें ताकि आपका फंक्शन मुतासर ना हो और आप फंक्शन अपने सही। तीसरा ये होता है कि हम दर्द को उसमें
प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। हमारे पास जो ज्यादा उम्र की खवातीन या मर्द हजरात आते हैं जिनका कहना ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ कुछ इतना सा कर दें कि हम अपने रोजमर्रा मामूलात के काम खुद कर सकें, हमने इतना ज्यादा चलना तो नहीं है, या हम बैठ के नमाज पढ़ सकें। तो उसमें मेरा उनका मशवरा यही होता है कि हम इतना तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी दर्द की शिद्दत में कमी आ जाए और आप मुहताज ना हो या अपने रोजमर्रा के काम खुद कर सके। लेकिन फिर उसमें फिर भी आपको सीढ़ियां चढ़ने में एहतियात करनी पड़ती है, नमाज कुर्सी पे पढ़नी पड़ती है, इस तरह की चीजें। सही। अच्छा डॉक्टर वकास, मुझे ये भी बताइए कि अक्सर पेशेंट्स आते हैं और वो सर्जरी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ख़ासतौर पे एजेड अगर अफराद की बात की जाए तो क्या ये ऑल्टरनेट, जैसे आपने बताया कि ये इंजेक्शंस जैसे PRP है या स्टेम सेल के इंजेक्शंस है, या फिर आपने कहा जो फ्लूइड आप इंजेक्ट करते हैं, जो लुब्रिकेंट जिसको आप कहते हैं, तो ये काफ़ी हद तक सर्जरी से आप उससे बच सकते हैं? जी, इसमें फिर अगेन वही बात है, आपकी उम्र को देखते हुए फिर आपकी कोमॉर्बिडिटीज, जिसका मतलब ये है कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको शुगर का मसला है, उनको देखते हुए, आपके ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए ये देखा जाता है कि इनिशियली आपको चिकनी रतूबत के इंजेक्शन लगने हैं या आपको रीजनरेशन के लिए PRP करनी है। अगर तो अर्ली मुमकिन हद तक 80-90% बचा जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है, ज्वाइंट को रीजनरेट किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स वो रिपोर्ट होते हैं, जैसे मिथ्स हमारे मुल्क में बहुत सारी हैं कि घुटनों का इंजेक्शन लगाने के बाद बिल्कुल ही घुटने खत्म हो जाते हैं और आपकी मेडिसिन भी असर नहीं करती। मेरा हमेशा उनको कहना ये होता है कि आपकी ये नौबत आई इसलिए है कि आपकी स्टेजेस जो सी है। अच्छा, ये वाला जो इंजेक्शन आप बात करें, ये स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, तो इससे बहुत ज्यादा जो खवातीन है या मर्द हजरात बहुत डरते हैं लगाने से, फिर इन्फ्लेमेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो सर्जरी की नौबत आ जाती है। लेकिन आप ये जो प्रोसीजर बता रहे हैं, इसमें स्टेरॉइड का यूज तो नहीं किया जाता ना? नहीं, इसमें नहीं, जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ इसमें स्टीरॉइड हरगिज नहीं है। जो मैं आपको लुब्रिकेशन के इंजेक्शन बता रहा हूँ ये बेसिकली मुर्गे की कलगी से बनते हैं, ऑर्गेनिक हैं ये लुब्रिक और जो PRP या स्टेम सेल्स हैं वो मरीज के अपने ही जिस्म से, उसके अपने खून से और अपने ही बोन मैरो से लेके उसको बनाया जाता है। तो इसलिए उसमें किसी किस्म का स्टीरॉइड, बल्कि स्टीरॉइड उसमें कंट्राइंडिकेटेड है, उसके साथ हम स्टीरॉइड नहीं दे सकते। सही, और स्टीरॉइड हम उस सूरत में देते हैं अगर किसी की महीने बाद या कुछ दिन के बाद या कुछ अरसे के बाद उसने सर्जरी करवानी है और वो चाहता है कि मेरा ये महीना 2 महीने थोड़ा सा स्पून से गुजर जाए, तो उस सूरत में पेन फ्री में हम स्टीरॉइड देते हैं। अदरवाइज अगर हमने रीजनरेशन करवानी है या अगर यंग पेशेंट है 40s या 50s में है और उसको हमने प्रॉपरली रीजनरेशन की तरफ लेके जाना है तो फिर हम स्टीरॉइड मुमकिन हद तक अवॉइड करते हैं। सही। और ये जो PRP के जो इंजेक्शंस हैं, ये सेशन कितने सेशन आप लोग देते हैं जिसके बाद जो है पेशेंट में पेन में कमी आ जाती है या वो रिलीफ उसको मिल जाता है? जहरा अगेन इसमें आपके पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, फिर भी कितने मतलब मिनिमम अगर सेटिंग्स की बात की जाए? जो स्टेज 1 पे अगर जो स्टेज 1 पे आ जाए तो मिनिमम 3 सेशंस 2 वीक्स अपार्ट, 2 हफ्ते के बाद 3 सेशन उनके लिए काफी होते हैं। अच्छा। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने 10 साल पहले PRP की थी और वो अभी तक अपने अल्हम्दुलिल्लाह और दर्दों के लिए आते हैं, लेकिन घुटने की दर्द के लिए वो मेरे पास नहीं आते हैं। तो ये अर्ली जितनी अर्ली आप इसको इनिशियली कर दें तो आपको 3 सेशंस में आपकी समझ लें कि वो बेहतरी हो जाती है। लेकिन स्टेज 2 और स्टेज 3 में हो सकता है आपको मुमकिन तौर पर 5 से 7 इंजेक्शंस। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर वकास, ये भी बताइए कि काफ़ी आपके पास पेशेंट्स इस तरह से भी आते होंगे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद भी नी में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, तो ये उसके लिए भी यही सेम आप प्रोसीजर्स करते हैं? जी, अगर तो स्पोर्ट्स पर्सन्स को या एथलेटिक्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें तो ये बहुत अच्छा कारगर करता है। और अगर इवन लिगामेंट टियर भी है और पार्शियल टियर है तो उसमें 100% रिकवरी रेट है। लेकिन अगर कंप्लीट टियर है तो फिर उसके लिए टियर है या ग्रेड 1 ग्रेड 2 का टियर है और उसमें पट्टा पूरा फटा नहीं है या पूरा कट नहीं गया तो उसमें इसकी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सही, सही। डॉक्टर वकास, लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। डाइट के हवाले से अगर मैं बात करूं कि किस तरह की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे जो हमारी बोन्स है वो हेल्दी रहें और जो इस तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं हम उससे बच सकें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बंद करने की ज़रूरत है, वेट कट डाउन करने की या रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फिर जितनी हरे पत्तों खाद के तौर पे जरूर इस्तेमाल करें। दही
दूध का इस्तेमाल जरूर करें, फिश का इस्तेमाल अपनी खुराक में जरूर करें, जिनसे आपको कैल्शियम और विटामिन डी का मिलता है। अगर आप सन एक्सपोजर प्रॉपरली नहीं ले सकते तो फिर आप सप्लीमेंट्स अब मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। अपने मुआलिज के मशवरे से खुद से सप्लीमेंटेशन या सेल्फ मेडिकेशन हरगिज ना करें। आप अपने मुआलिज को चेक करवा के, उसमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आप ज्यादा लें तो इससे किडनी स्टोन बनने का भी खतरा होता है कैल्शियम की वजह से। तो वो आपका मुआलिज आपको बता सकता है कि आप कौन सा विटामिन डी और कितनी मिकदार में उसमें। ठीक है, और कोई एक्सरसाइज आप सजेस्ट करना चाहें? जी, जो खासतौर पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस। साइक्लिंग इज वेरी गुड। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए साइकिल इज वेरी गुड और स्विमिंग बहुत अच्छी है। 2 एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी हैं और उसमें मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जितनी वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं जैसे स्क्वाट्स हैं उनको कम से कम करें। उसमें आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें, जैसे आपके क्वाड्रिसेप्स के मसल्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स के मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेज करें तो उससे घुटना काफी हद तक आपका बेहतर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मालूमात है वो नाजरीन को फराम की। जैसे कि डॉक्टर वकास ने भी कहा कि सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खदशा होता है, और अगर आप जंक फूड या बिल्कुल बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है आपकी लाइफ में, तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का ख़तरा है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट में अपनी कैल्शियम, विटामिन और विटामिन डी, मैग्नीशियम का इस्तेमाल लाजमी रखें, क्योंकि ये बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अब बात करेंगे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, इंटरेस्टिंग भी है, न्यूमरोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो नंबर्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो आपका नाम के जो अदद है, नेम का आपका जो नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का जो आपका नंबर है, घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, तो किस तरह से इसकी सिलेक्शन करनी चाहिए और ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम लक फैक्टर की बात करें तो कहा जाता है ना, डेट ऑफ बर्थ आपकी ऐसी है कि ये आपके लिए लकी है, ये अनलकी है। इसी तरह जब हम शादी के मैच कर रहे होते हैं तो 2 नाम के नंबर्स अगर सेम हो, या कुछ इसमें भी होता है कि अगर पर्सनालिटी एक दूसरे की क्लैश करती है, किस तरह हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमें ज्वाइन किया है मलिक रोज़ीना भट्ट ने, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं हमारे फल्कियात। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोज़ीना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रोज़ीना साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी है क्या, नंबर्स का क्या अफेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी पे, और कौन से नंबर्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं, हमारे नाम के, हमारे डेट ऑफ बर्थ के, कौन से ऐसे नंबर्स हैं? जी पूरी कायनात जो है वो नंबरों पे मुश्तमिल है। हर चीज का एक नंबर है, मोबाइल का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, ऑफिस का नंबर है, यहाँ तक कि हर शख्सियत का भी एक नंबर है। आप है, आपका भी एक अदद है। और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी एक डेट होती है, उसका भी एक नंबर है। पूरे जो जिस सन में पैदा होता है उसका भी एक नंबर है। तो पूरी दुनिया जो है वो नंबरों पे मुश्तमिल है, और जिनको अपने लकी नंबर पता चल जाए, अपनी शख्सियत का नंबर पता चल जाए, तो वो उससे काफी अच्छे तरीके से फायदा उठा सकता है और अपनी जिंदगी में आने वाले तमाम कामों से अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो सकता है। तो ये है कि नंबरों के ऊपर पूरी एक मैं समझती हूँ कि अच्छे खासे प्रोग्राम हो सकते हैं। और जहां तक रहा नंबरों का हिसाब किताब, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां होती हैं और वो निभती नहीं। तो शख्सियत का जो नंबर है, अगर वो आपस में क्लैश कर जाए, जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में तारुफ में बताया, तो अगर शख्सियत का नंबर क्लैश कर जाए, जैसे कि वाइफ एंड हस्बैंड के डिजिट अगर आपस में नहीं मिले, तो वो शादियां निभती नहीं है। अमूमन मदोजदर का शिकार रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को जो है डिनाई करते हैं और रबड़ की तरह वो रिश्ते खींच रहे होते हैं और बिलाकर वो रिश्ता खत्म हो जाता है। आपने फिर ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिनके शख्सियत के नंबर बहुत अच्छे हैं तो उनकी बहुत अच्छी निभ जाती है,
तो इस तरह बहुत सारे नंबर है, डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, गाड़ी का तो नंबर ये है। रोजीना साहिबा, ये जो शख्सियत का नंबर है ये किस तरह से कैलकुलेट होता है? आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से होता है? किस तरह से शख्सियत का नंबर निकालते हैं? शख्सियत का नंबर, जैसे किसी का नाम है, नाम का पहला हुर्फ है, अच्छा, उसका हुर्फ कोई भी हो सकता है, कोई भी एक नाम है, जिस तरह आप हाँ। कोई नाम कोई भी नाम, सही, यानी नाम से कैलकुलेट होता है, नाम का जो पहला वर्ड है। कोई भी एक नाम जो है, जैसे कि आप यूं समझ लें कि शाहरुख है जैसे नाम है, हाँ, तो पहला अदद शीन है, हाँ, हाँ, तो शीन जो है उसका अदद 3 नंबर बनता है। हाँ, अगर आप ऑड नंबर टू ऑड नंबर चलते हैं, हाँ, तो जैसे कि आपने देखे होंगे एक इवन नंबर होते हैं और एक ऑड नंबर बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो अगर जो है ऑड नंबर का की शादी अगर ऑड नंबर से हो जाती है, हाँ। तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इवन और ऑड नंबर अमूमन अच्छा। एक दूसरे से अलग अलग क्लैश होते हैं। करती है उनकी पर्सनालिटी। शीन सही, का नंबर जो है वो वैसे मैं बताऊं कुछ, शीन का अदद 3 बन जाता है, लेकिन इसकी 3 से बहुत अच्छी बनती है, और सीन का अदद जो है वो 6 नंबर है। सही, तो सही, कुछ नंबर आपस में मैच भी अच्छे होते हैं, इसलिए शुरू का जो सरनेम है वो उसका मैच होना बड़ा जरूरी है। काम कारोबार के लिहाज से हाँ, आपकी पार्टनरशिप अच्छे तरीके से हो सकती है, हाँ, कुछ जगह धोखे नहीं मिल सकते। अगर आप शादी करते हैं और आपका सरनेम बहुत अच्छा मिलता है, आपकी शख्सियत के नंबर बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो वो शादी बड़ी जोरावर। यानी शादी से पहले ही नंबर्स का चेक कराना भी ज़रूरी है ताकि शादी जो है वो अच्छे से निभ सके। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर रोजीना, ये जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, क्या हम इस तरह हो सकता है कि हम लकीली हम उस मंथ में या उस डेट पे पैदा हुए हों? कहते हैं ना आपकी लक बहुत अच्छी है, तो डेट ऑफ बर्थ से किस तरह से आप नंबर्स निकालते हैं? जी देखिए, डेट ऑफ बर्थ से हम इस तरह नंबर निकालते हैं जी। कि अगर कोई 5 फरवरी 1969 को पैदा होता है, हाँ। ठीक है, हाँ, तो हम इस तरह निकालेंगे इसका, मैं आपको लिख के बताऊंगी ताकि लोग अपने जो है लकी नंबर सही तरीके से निकालें। अच्छा, ठीक है। जी जी, तो ये देखिए इस तरह से, अगर 5 फेब 1969, हाँ, तो आप देखिए नीचे किस तरह खुल के लिखा गया, सही, सही, ठीक है, प्लस का निशान आप लगाते जाएंगे, हाँ, और हाँ। इसको इस तरह से पूरा लिखेंगे, और जो आखिर में डिजिट आएगा, हाँ, हाँ, जो आखिरी में इसका डिजिट आएगा वो यकीनन जो 2 अदद आएंगे, हाँ, ठीक है। जैसे कि अगर हम पूरे डिजिट को कर ले तो 32 का अदद आ जाता है, जो कि नंबर 5 है। अब आप पूरे डिजिट को जब लेंगे ना, तो 3 and 2, हाँ, 3 plus 2 करेंगे, हाँ, जैसे हाँ। आखिर में 32 आया है ना, तो जी। इसको हम प्लस करेंगे 3 plus 2, तो ये 5 नंबर, क्योंकि हमें एक सिंगल नंबर निकाल, अच्छा, ये नंबरों की दुनिया में 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं। हाँ, 9 तो ये जो तक 5 नंबर निकला है, तो ये क्या लकी है, अनलकी नंबर है? लकी नंबर, लकी नंबर है, अच्छा, सही से। लकी नंबर से ये होता है कि अगर आप किसी आपके अगर डिजिट का जो है ये लकी नंबर 5 निकलता है, आप 5 नंबर का ऑफिस नंबर 5, हाँ, ऑफिस नंबर 14, ऑफिस नंबर 203 या 23, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये 5 नंबर बन जाता है, 23, हाँ, 14, समझ में आई ये बात? जी जी जी, जैसे कि 428, हाँ। 428, हाँ, मतलब 4 और 2 6 हाँ, और 8 14, हाँ, हाँ, तो ये प्लस करेंगे तो 5 नंबर बन जाए। सही, तो सही। इस तरह से आप अपनी लकी नंबर निकालें, और हाँ। उस लकी नंबर से आप चीजों को देखें कि आपको लक किस तरह से हाँ। मिल सकती है। अगर सही, आप अपनी लक नंबर से, लकी नंबर से अलग होकर कोई चीज लेते हैं, तो वो आपको तंग बहुत करेगी। अच्छा, जैसे कि अगर आपको हाँ। 5 है लकी नंबर, हम्म। अगर आपने गाड़ी ली है कोई 8 नंबर की, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि 8 सैटर्न का नंबर है। हाँ। तो अमूमन जो है वो इस तरह से होता है कि अगर आपने गाड़ी ले ली 8 नंबर की, 17 नंबर की, 26 नंबर की, तो वो टोटल 8 बन जाए। सही। आप देखिए 8 नंबर के हवाई जहाज वगैरह भी जो है वो हादसा ज्यादा होते हैं।
सही। ज्यादा 8 नंबर की गाड़ियां भी जो है हादसा का शिकार हुई। सही, तो यानी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना लकी नंबर निकाल सकते हैं, फिर आइंदा जैसे आपको कोई घर लेना है, गाड़ी लेनी है या किसी भी चीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये भी बताइए, ये सीक्वेंस नंबर को जिनको एंजल नंबर्स भी कहा जाता है, ये क्या होते हैं जो 222, 555 या इस तरह के एक जैसे नंबर्स जो होते हैं? जी कहा जाता है उसको। हम इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अच्छा, ये एक अलग चला जाएगा, ये फिर मिस्ट्री नंबरों की तरफ चला जाएगा, जादुई नंबरों पे चला जाएगा, शैतान का नंबर हाँ। चला जाएगा, तो हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर फिर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो हम ठीक, इसको ठीक। अपनी साइड पर कर दें, हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम प्रोग्राम लेकर चल रहे हाँ। हैं, उसे हम अच्छी चीजों को लेकर। हाँ, सही सही, मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम जानना चाह रही थी। ये भी मैंने देखा कि सीक्वेंस नंबर भी कुछ होते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो 6 नंबर है उसको कहा जाता है कि बड़ा लकी है पैसों के हवाले से, कि पैसा बहुत आता है, तो ये बात सही है या ये ऐसे ही मिथ है? जी नहीं, 6 नंबर जो है वो वाकई ही लकी नंबर होता है। अच्छा, लेकिन इस लक को हर बंदे को सूट नहीं करता। इस लक को हासिल करने के लिए भी आपको कुछ चीजों को अपने लिए बहुत मुख्तस करना पड़ता है। जैसे कि 24 का अदद हो गया, वो बड़ा लग्जरियस नंबर है, लग्जरीज को लेकर आता है। मतलब 2 + 4 क्या हुआ? 6 नंबर। हाँ, ठीक है। हाँ। 6 नंबर के लोगों को ब्लू कलर बहुत ज्यादा पहनना चाहिए, ब्लैक से, ऐसे कलर से जो कि जिसमें ब्लैक कलर मिलाकर कलर चेंज होता है। डार्क नेवी ब्लू जो होता है वो नहीं यूज करना, डार्क ब्राउन कलर है वो यूज नहीं करना, ब्लू कलर यूज करना है। ब्लू कलर लग्जरी का कलर, वो हर शख्सियत को मतलब जो है वो हर शख्सियत के लिए लकी रहेगा। ब्लू कलर एक ऐसा कलर है। दूसरा रूहानियत का भी अदद है, आसमान का कलर भी जो है वो स्काई ब्लू है। तो ब्लू कलर जो है वो 6 नंबर का लग्जरियस अदद का लकी कलर है। अगर 6 नंबर किसी का होता है, लकी नंबर 6 अगर किसी का है, या कोई किसी महीने की 6 तारीख को पैदा होता है, 24 तारीख को पैदा होता है, 15 तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहरहाल 6 नंबर बन जाता है वो भी। हाँ, या कोई महीना जून के महीने में पैदा होता है तो उसका भी लकी नंबर 6 कंसीडर होगा? जी सॉरी, अगर कोई जून के महीने में पैदा हो रहा है जो कि छठा महीना है, तो वो उस इंसान के लिए 6 लकी नंबर होगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए ये बात नहीं है। बात ये है कि 6 नंबर, 6 तारीख जो है वो अमूमन शख्सियत को की भी आइनेदार होती है। और 6 तारीख किसी भी महीने, चाहे जून की हो, चाहे दिसंबर की हो, चाहे जनवरी की हो, तो जो 6 तारीख आ जाती है वो शख्सियत में भी बड़ी आइनेदार होती है। इससे शख्सियत का भी पता चलता है, ये आपका लाइफ लाइन नंबर, जिंदगी जिस पे गुजर रही है, ये वो नंबर है जो जिस महीने के अंदर आप पैदा होते हैं, आपकी जिंदगी आगे कैसे चलने वाली है। तो ये जो आपने शख्सियत की बात की, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की, यानी इन नंबर से आपके शख्सियत, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लग जाते हैं? बिल्कुल, अच्छी बुरी सारी बातें पता चलती है कि आप में क्वालिटीज क्या क्या हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट आपका कहाँ किस तरह से पड़ता है, और आप किन लोगों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और आप किन लोगों को नापसंद करेंगे और उनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं होगी। सही सही। इसी तरह आपने शादी का जैसे बताया कि 2 लोग हैं, अगर उनका नंबर मतलब एक इवन है एक ऑड है, तो वो इतना अच्छा वो नहीं चलता रिश्ता, अगर सेम नंबर। कुछ के साथ जो है इवन ऑड भी चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, शीन का अदद जो है वो सीन के साथ बड़ा अच्छा चलेगा। अच्छा, अगर किसी सीन की मतलब सीन की शादी, अगर किसी का हस्बैंड सीन हो और या वाइफ उनकी सीन से नंबर है, तो ये 2 अदद ऐसे हैं कि ये बड़ा आपस में शीरो शक्कर रहते, इनकी बड़ी अच्छी शीन और सीन। जबकि एक इवन है और एक और नंबर है। 3 ऑड नंबर है, 6 इवन नंबर है, लेकिन बन रही है। तो कुछ चीजें, कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को बड़ा अच्छे तरीके से पैम्पर करके चलते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। जैसे 3 नंबर की 1 से 7 नंबर से बहुत अच्छी बनती है, तो ये कि इस तरह भी बहुत अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन 6 नंबर के साथ बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो अक्सर हम देखते हैं क्रिकेटर्स की शर्ट्स पे भी नंबर लिखे होते हैं, तो ये भी क्या उनके लकी नंबर्स होते हैं? लकी होते हैं। अच्छा,
इन तीनों ने भी कहीं से पता किए होते तो वो उनके लिए लकी साबित। अगर उस साल में वो नंबर आप लेते हैं, अमूमन क्रिकेटर एक ही नंबर लेकर चलते हैं, उनको बता दिया जाता है कि ये तुम्हारा लकी नंबर। अब वो चाहे 10 हो, 10 हो, या 1 नंबर हो, या 19 19 नंबर हो, इसका मतलब है वो एक नंबर को जो है तरजीह दे रहे हैं और एक उनका लकी नंबर है, वो हर जगह बहुत कामयाब रहेंगे, ये अदद लेकर अपनी टी-शर्ट पे लगाएंगे। सही सही। अच्छा रोजीना साहिबा, अगर हम अभी मुल्की सियासत के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, तहरीक अदम एतमाद कहा जा रहा है, लाई जा रही है, तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? इमरान खान साहब तो अभी मुतमईन नज़र आ रहे हैं, उनको वो जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, तो क्या अपोजिशन कोई टफ टाइम देने वाली है हुकूमत को? देखिए, इमरान खान साहब की जो अदद है और जो चीजें उनके जायचे के हिसाब से चल रही हैं, वो अपना टेन्योर तो पूरी करेंगी। अभी चीजें जो हैं वो उनके अपने हाथ में रहेंगी। ये पीडीएम अपने तरीके से जलसे जुलूस करती रहेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ ऐसा चेंज नहीं आने वाला। हाँ, कुछ लोगों के डेजिग्नेशन जरूर चेंज हो जाएंगे, कुछ अहम लोगों की आवाज जरूर सामने नजर आएगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा जरूर होगा कि उनको मतलब सीटें कुछ और दे दी जाए जहां वो पहले थे, और इस तरह शफल जरूर होंगे, लेकिन वो पूरा करेंगे। लेकिन हुकूमत अपने साल पूरे करेगी। अच्छा, आने वाली हुकूमत की अगर बात की जाए तो वो आप किसको देखती हैं कि कौन होगा नेक्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर, या नेक्स्ट हुकूमत किसकी हो? सबसे पहले बात करना बिल्कुल वो बात होगी। अच्छा। और नेक्स्ट हुकूमत में ज्यादातर लोग जो है वो चेहरे चेंज होंगे। हो सकता है कि हुकूमत वही रहे, चेहरे चेंज हो जाए, अहम चेहरा चेंज, ऐसा भी हो सकता है। अहम चेहरा चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है कह रही हैं आप? अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया रोजीना साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अहम मालूमात जो है वो नाजरीन को फराम की। और इसके बाद हम बात करेंगे एक और अहम मौजू के हवाले से। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट आज के भाव का। जुनैद फिरोज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आज कराची शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें क्या हैं। जी जुनैद, बताइएगा क्या है, महंगाई का क्या आलम है इस वक्त? बिल्कुल, सब्जियों की अगर बात की जाए कीमतों की, तो कीमतें जो है वो कम नहीं हो सकी, ये ख्वाब जो है वो बनकर रह गया है। इस वक्त अगर जो मार्केट में मिलने वाली सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो इस वक्त भिंडी जो है 240 रुपये फ़ी किलो पर जो वो बरकरार है। इसके साथ मटर की बात की जाए, मटर और टमाटर जो है 120 रुपये फ़ी किलो में जो है उसका दस्तियाब है। आलू और प्याज की कीमत भी 50 रुपये फ़ी किलो में जो इस वक्त दुकानों पर दस्तियाब है। इसके साथ साथ अगर लहसन की बात की जाए तो लहसन जो है 20 रुपये का उसमें इजाफा हुआ है और 580 रुपये फ़ी किलो में लहसन इस वक्त दस्तियाब है। और इसके साथ साथ अदरक की बात की जाए तो अदरक जो है वो 480 रुपये फ़ी किलो में इस वक्त जो है वो दस्तियाब है। दिन ब दिन जो अदरक और लहसन की कीमत जो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिन है इनमें जो है सब्जियों की कीमतें ठीक है। बहुत शुक्रिया जुनैद फिरोज़ हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अपडेट कर रहे थे हमें सब्जियों की कीमत के हवाले से। महंगाई की सूरत हाल वही है और कहा जा रहा है दुकानदारों की जानिब से कि मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ने का खदशा है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। मंडे को फिर मुलाकात होगी एक कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।